बिलासपुर से सटे एक छोटे से मोहल्ले में रूपा अपने पति विकास और छोटी ननद प्रीति के साथ रहती थी। उनका घर छोटा था और उनकी आय उससे भी छोटी। विकास एक दुकान पर दिहाड़ी मजदूर था, जिसकी कमाई से घर का खर्च चलाना मानो सुई के छेद से हाथी निकालने जैसा था। रूपा सुबह उठकर घर का सारा काम निपटाती, लेकिन शाम तक उसकी चिंता चेहरे पर साफ झलकने लगती। प्रीति, जो अभी कॉलेज में थी, अक्सर अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए शिकायत करती रहती थी और विकास हमेशा दोनों के बीच पिसता रहता था। एक शाम जब विकास खाली हाथ घर लौटा तो रूपा ने उदास मन से कहा, विकास, इस महीने प्रीति की फीस और राशन का पैसा भी नहीं है। कब तक ऐसे चलेगा? मैंने सोचा था कि तुम बड़े सेठ जी के यहाँ काम मांगोगे, लेकिन तुम तो वापस आ गए। विकास ने निराशा से सिर झुका लिया और धीमी आवाज में बोला, रूपा, कोशिश तो की थी, पर सेठ जी ने साफ मना कर दिया। शहर में काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। ये सुनकर प्रीति ने तुरंत तेजी से कहा, हाँ, और मेरी दोस्त ने तो नया फोन भी ले लिया है। हम कब तक ऐसे ही गरीबी में जिएंगे भैया? रूपा ने अपनी ननद को देखा, एक गहरी सांस ली और तय कर लिया कि अब उसे ही कुछ करना पड़ेगा। उसकी आंखों में अब चिंता नहीं, बल्कि कुछ करने का संकल्प था। गरीबी ने अब उनके घर में डेरा डाल दिया था। अगले कुछ ही दिनों में विकास की दिहाड़ी भी बंद हो गई और घर में राशन खत्म होने की नौबत आ गई। एक दिन रूपा ने हिम्मत करके विकास से कहा, सुनो जी, मैंने एक बात सोची है। मैं घर से ही सब्जी रोटी बनाकर बेचना शुरू करती हूँ। हमारे मोहल्ले में आसपास कई छोटी फैक्ट्रियां हैं, जहां मजदूर दोपहर में खाने के लिए भटकते हैं। सुबह 2-3 घंटे काम करके हम कुछ तो कमा लेंगे। ये सुनकर प्रीति अपनी कुर्सी से उछल पड़ी और नाक से कोड़ते हुए बोली, वाह भाभी, अब क्या हम भीख मांगेंगे? घर के अंदर खाना बनाकर बेचना? हमारी बदनामी होगी। लोग क्या कहेंगे कि विकास की पत्नी गली गली रोटी बेच रही है। विकास भी थोड़ा असहज हुआ। उसने कहा, रूपा, बात तो सही है, पर यह काम थोड़ा मुश्किल है। लोग शायद शर्म करे। रूपा ने हंसते हुए जवाब दिया, शर्म किस बात की जी? मेहनत की कमाई में कोई शर्म नहीं होती। अगर मैं घर बैठकर शिकायत करूं तो शर्म की बात है। अगर हम काम शुरू करें तो कम से कम हमारे पेट में खाना तो जाएगा। अपनी पत्नी का दृढ़ निश्चय देखकर विकास को भी थोड़ा भरोसा हुआ। उसने कहा, ठीक है रूपा, तुम शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। रूपा ने तुरंत अपने पुराने बर्तनों और थोड़े से बचे हुए आटे सब्जी से शुरुआत की। पहले दिन उसने केवल 10 लोगों के लिए खाना बनाया, लेकिन प्रीति का ताना जारी रहा। जब एक रोटी थोड़ी सी ज्यादा सिक गई तो प्रीति ने तुरंत कहा, देखो, यही तो होना था। अब कौन खाएगा ये जली हुई रोटी? हमारे भाग्य में तो यही सूखी रोटी लिखी है। रूपा ने चुपचाप वो रोटी खुद खा ली और मुस्कुराकर कहा, भाग्य को बदलने के लिए ही तो काम शुरू किया है प्रीति, तुम देखना। शुरुआती दिन बहुत संघर्षपूर्ण रहे। ग्राहक आते, खाना चखते, लेकिन रूपा के पास अच्छी सब्जी बनाने के लिए तेल और मसालों की कमी थी और बार बार जलते चूल्हे पर रोटियां ठीक से नहीं बन पाती थी। वो समझ गई कि उसे अपने काम को थोड़ा बड़ा करने के लिए थोड़े पैसे चाहिए। रूपा की पहली और सबसे बड़ी परेशानी थी पूंजी का अभाव। उसे एक बड़ा और अच्छा तवा, थोड़ी बड़ी गैस और ताजा सब्जियां खरीदने के लिए कम से कम 5,000 रुपए चाहिए थे। उसने सबसे पहले अपनी पड़ोसी और पुरानी मित्र राधा से मदद मांगी। राधा ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, रूपा, मेरी इच्छा तो बहुत है कि मैं तुम्हारी मदद करूं, पर तुम जानती हो मेरे घर की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। मैं तुम्हें 100-200 रुपए दे सकती हूँ, पर इससे ज्यादा नहीं। रूपा ने राधा को धन्यवाद कहा, लेकिन वो जानती थी कि इससे काम नहीं चलेगा। इसके बाद विकास को याद आया कि उसके मामा जी शहर में थोड़ा ठीक ठाक काम करते हैं। रूपा ने विकास को मामा जी के पास भेजा। विकास शाम को उदास चेहरा लेकर लौटा। उसने बताया, मामा जी ने कहा कि बिना किसी गारंटी के वो इतना बड़ा जोखिम नहीं ले सकते। उन्होंने बस इतना कहा कि पहले काम शुरू करो, फिर सोचना। प्रीति, जो अभी भी घर से काम करने के विचार से खुश नहीं थी, तुरंत टिप्पणी की, हाँ, सही ही तो कहा मामा जी ने, बिना पूंजी के ये धंधा नहीं चलेगा। छोड़ो ये सब भाभी, घर में बैठो। रूपा का दिल टूट गया। उसने फिर मोहल्ले के साहूकार लाला दीन दयाल के पास जाने का जोखिम उठाया।
लाला दीनदयाल बहुत लालची था। जब रूपा ने उनसे अपनी समस्या बताई तो उन्होंने तुरंत जमीन या सोने की गारंटी मांगी। रूपा के पास देने के लिए कुछ नहीं था सिवाय अपनी टूटी हुई चूड़ियों के। साहूकार ने हंसते हुए कहा, अरे ओ बहू, ये चूड़ियां तो 500 की भी नहीं है। जाओ, जब कुछ गिरवी रखने लायक हो तब आना। रूपा रोते हुए घर लौटी। उसके सारे प्रयास विफल हो गए थे। विकास और प्रीति ने भी अब हार मान ली थी और रूपा को लगा कि शायद ये काम उसके भाग्य में नहीं है। पर कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगले दिन जब रूपा उदास बैठी थी, तभी मोहल्ले के सरकारी स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती वर्मा उनके घर के सामने से गुजरी। रूपा ने हिम्मत करके उनसे बात की और अपनी सब्जी रोटी योजना के बारे में बताया। श्रीमती वर्मा को रूपा की आंखों में ईमानदारी और लगन दिखाई दी। उन्होंने कहा, रूपा, मुझे तुम्हारे काम में भरोसा है। हमारे स्कूल में कई शिक्षक दूर से आते हैं। क्या तुम रोज 30 रोटियां और 2 सब्जियां बनाकर दे सकती हो? मैं तुम्हें हर महीने की शुरुआत में पैसे दे दूंगी। रूपा को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ। ये उसकी पहली बड़ी सफलता थी। उसने तुरंत हाँ कह दी। श्रीमती वर्मा ने उसे एक छोटी सी एडवांस राशि भी दे दी। रूपा ने उस पैसे से तुरंत एक बड़ा मजबूत तवा और ताजा सब्जियां खरीदी। काम शुरू हो गया और धीरे धीरे उसकी रोटियों का स्वाद और उसकी सब्जी की क्वालिटी लोगों को पसंद आने लगी। स्कूल के ऑर्डर के बाद कई फैक्ट्री मजदूर भी उसके स्थायी ग्राहक बन गए। लेकिन जब रूपा का कारोबार चमकने लगा, तभी पड़ोस की शांता देवी की आंखों में जलन पैदा हो गई। शांता देवी एक चालाक और ईर्ष्यालु औरत थी जो खुद भी घर से कुछ पकवान बनाकर बेचा करती थी। उसने देखा कि रूपा का काम उसका धंधा चौपट कर रहा है। शांता देवी ने रूपा को परेशान करने की ठान ली। एक दिन जब रूपा ग्राहकों को खाना दे रही थी तो शांता देवी पास आई और ताना मारते हुए कहा, अरे रूपा, ये क्या? आज तो चूल्हा ठंडा है। सुना है लोगों को तुम्हारी सब्जी में मिर्ची ज्यादा और सफाई कम मिल रही है। और हाँ, ये रोटी क्या कल की बनी हुई है? शांता देवी ने जानबूझकर ग्राहकों के सामने ये बात फैलाई। कुछ ग्राहक डर गए और अगले दिन से आना बंद कर दिया। रूपा का दिल बैठ गया। उसे लगा कि अब वो इस विलन के सामने हार जाएगी। जब रूपा बहुत परेशान थी तो प्रीति ने पहली बार अपनी भाभी का दुख महसूस किया। उसने देखा कि रूपा ने कितनी मेहनत से ये काम शुरू किया था और कैसे शांता देवी उसे बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी। प्रीति ने विकास को बुलाया और कहा, भैया, अब हम भाभी को ऐसे हारने नहीं दे सकते। हम सबको मिलकर शांता देवी को जवाब देना होगा। उसका झूठ सबके सामने लाना होगा। प्रीति ने एक शानदार योजना बनाई। उसने अगले दिन के लिए मोहल्ले के सभी प्रमुख ग्राहकों, फैक्ट्री के इंचार्ज और यहाँ तक कि प्रधानाचार्य श्रीमती वर्मा को भी निमंत्रण भेजा। निमंत्रण में लिखा था कि रूपा के नया किचन अब सबके लिए खुला है। आप आइए और अपनी आंखों से देखिए कि कैसे ताजी सब्जियां और साफ सफाई में खाना बनता है। शांता देवी को जब ये पता चला तो वो घबरा गई। अगले दिन जब सभी ग्राहक रूपा के छोटे से घर के बाहर जमा हुए तो रूपा ने उन्हें अपनी छोटी सी रसोई दिखाई जहां सब कुछ साफ सुथरा था। प्रीति ने ग्राहकों से कहा, आप सब खाना बनते हुए देखिए और फिर तय कीजिए कि किसका खाना अच्छा और साफ होता है। तभी एक ग्राहक ने हिम्मत करके शांता देवी से पूछा, शांता जी, आपने कल कहा था कि रूपा बासी सब्जियां इस्तेमाल करती है। क्या आपने खुद देखा था? शांता देवी पकड़ी गई। उन्होंने बगलें झांकना शुरू कर दिया और फिर शर्म से मुंह छुपाकर वहां से भाग गई। उनका झूठ सबके सामने आ गया और रूपा के ग्राहकों का विश्वास और भी बढ़ गया। प्रीति ने तुरंत रूपा को गले लगाया और खुशी से कहा, भाभी, मैं गलत थी। तुम्हारा काम महान है। अब से ये बिजनेस हम तीनों का है। विकास ने भी गर्व से सिर हिलाया। अब विकास ने डिलीवरी का काम संभाल लिया और प्रीति ने स्कूल के ऑर्डर और हिसाब किताब का काम। रूपा की सब्जी रोटी का बिजनेस सचमुच चल पड़ा और उन्होंने कुछ ही महीनों में अपनी गरीबी हमेशा के लिए दूर कर दी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें और इस तरह की कहानी आगे देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गरीब बहू बनी गांव की कलेक्टर। उत्तर प्रदेश के छोटे से मगर संपन्न गांव शिवपुर में रहने वाली प्रिया का विवाह राहुल से हुआ था। प्रिया का परिवार बहुत साधारण था, जिसके कारण उसकी सासू माँ सावित्री देवी उसे हमेशा ताने मारती थीं और घर की नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझती थीं।
प्रिया का सपना था कि वो देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास करके एक कलेक्टर बने, लेकिन ससुराल में उसे पढ़ने के लिए एक पल की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। उसकी सुबह सूरज निकलने से पहले शुरू होती और रात सब सो जाने के बाद खत्म होती थी। घर के सभी बड़े बड़े काम, 24 घंटे मेहमानों की सेवा और सासू माँ के तीखे ताने, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। एक शाम जब प्रिया चूल्हा साफ करके थक कर बैठी थी तो राहुल उसके पास आया और प्यार से बोला, प्रिया, तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे दुख होता है कि तुम अपने सपने के लिए समय नहीं निकाल पाती। प्रिया ने गहरी सांस ली और बोली, राहुल जी, जब तक मुझे सासू माँ की सेवा और घर के सारे काम करने हैं तब तक तो शायद ये सपना सपना ही रहेगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। ये सुनकर राहुल का हौसला बढ़ा और उसने मन ही मन प्रिया को हर संभव मदद करने का फैसला कर लिया। प्रिया की जिंदगी में संघर्ष और परेशानियां तेजी से बढ़ गईं। सावित्री देवी की मुख्य परेशानी ये थी कि उनके घर की बहू पढ़ लिख कर ऊंचा ओहदा पाएगी, जिससे समाज में उनके रुतबे पर सवाल उठेंगे कि क्या उन्होंने बहू को ठीक से घर नहीं सिखाया। इसलिए उन्होंने प्रिया की पढ़ाई को रोकने के लिए रोज नए बहाने ढूंढना शुरू कर दिए। वो जानबूझकर प्रिया के बिस्तर के पास मिट्टी डाल देती ताकि वो सुबह उठकर पहले सफाई करे, या रात के खाने के बाद ढेर सारे बर्तन छोड़ देती ताकि प्रिया देर रात तक जुटी रहे। एक दिन जब प्रिया अपनी किताब लेकर रसोई में बैठी थी तो सावित्री देवी ने गुस्से से आकर कहा, ओ, तो अब रसोई में भी कलेक्टर की पढ़ाई होगी? बहू, तुम्हें पता है कि ये घर है, कोई सरकारी दफ्तर नहीं। तुम्हारी ये किताबें मेरी आंखों के सामने नहीं आनी चाहिए। ये कहकर सावित्री देवी ने प्रिया की सबसे जरूरी किताब जमीन पर फेंक दी। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने किताब उठा ली और चुपचाप चली गई। राहुल ने जब ये सब देखा तो उसने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की। माँ, आप प्रिया को पढ़ने क्यों नहीं देती? वो हमारे परिवार का नाम ही रोशन करेगी। सावित्री देवी ने कठोरता से जवाब दिया, नाम रोशन करे न करे, लेकिन मेरे घर की शांति जरूर भंग कर रही है। घर की बहू का काम सिर्फ घर संभालना होता है, कलेक्टर नहीं। प्रिया ने अपनी परेशानी को हल करने के लिए गांव की एक पुरानी शिक्षिका श्रीमती वर्मा से मदद मांगने की सोची। श्रीमती वर्मा बहुत दयालु थी, लेकिन सावित्री देवी के दबदबे के कारण उन्होंने भी सीधे मदद करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, बेटी, मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहती हूँ, पर अगर तुम्हारी सासू माँ को पता चला तो वो मेरा गांव में जीना मुश्किल कर देंगी। प्रिया अकेली पड़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो काम और पढ़ाई को कैसे संभाले। दिन रात की भागदौड़ और तनाव से वो अक्सर बीमार रहने लगी। राहुल उसे हिम्मत देता था, लेकिन वो भी अपनी माँ के सामने बेबस था। इस कठिन समय में कोई उपाय नहीं मिल रहा था। प्रिया ने अपनी सारी निराशा राहुल के सामने व्यक्त की और कहा, राहुल जी, शायद मैं ये सपना कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी। मुझे लगता है कि मुझे हार मान लेनी चाहिए। राहुल ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं प्रिया, तुम हार नहीं मानोगी। मैं तुम्हारा सपना हूं और मैं इसे पूरा करवा कर रहूंगा। इसके बाद राहुल ने एक अनोखा उपाय निकाला। उसने गांव के पास की एक सुनसान पुरानी हवेली के चौकीदार से बात की, जो उसका दोस्त था। राहुल ने उसे मनाया कि वो प्रिया को रात के 11 बजे से सुबह 4 बजे तक हवेली के एक छोटे से कमरे में पढ़ने की इजाजत दे दे। ये बात पूरी तरह से गोपनीय रखनी थी। हवेली में बिजली नहीं थी, तो राहुल ने बैटरी से चलने वाली एक छोटी सी टॉर्च और कुछ पुराने नोटों का इंतजाम किया। ये उपाय कारगर साबित हुआ। अब प्रिया चुपके से रात को घर का सारा काम खत्म करने के बाद जब सब सो जाते तो राहुल के साथ हवेली जाती और वहां घंटों पढ़ाई करती। उसका उत्साह वापस लौट आया था। वो सासू माँ के तानों को भी हंसकर टाल देती थी, क्योंकि अब उसे पता था कि उसके पास एक गुप्त हथियार है। जब सावित्री देवी ने देखा कि प्रिया तानों से विचलित नहीं हो रही है, तो उन्हें शक हुआ कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अपने भतीजे रमेश, जो गांव में ही रहता था, को लगाया ताकि वो प्रिया पर नजर रखे। रमेश को पता चल गया कि प्रिया रोज रात को हवेली में पढ़ने जाती है। रमेश ने तुरंत ये खबर सावित्री देवी को दे दी। सावित्री देवी के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। उन्होंने रमेश को एक नया काम सौंपा। सिविल सेवा परीक्षा की तारीख आ चुकी थी।
और प्रिया का परीक्षा केंद्र गांव से करीब 300 किलोमीटर दूर शहर में था। राहुल ने एक भरोसेमंद टैक्सी बुक की थी। सावित्री देवी ने रमेश को चुपके से टैक्सी ड्राइवर से बात करने के लिए कहा। उन्होंने ड्राइवर को अच्छी खासी रकम दी और कहा, गाड़ी को रास्ते में खराब होने का बहाना बनाना और किसी भी हाल में प्रिया को परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचाना, इतना देर कि वो परीक्षा ना दे पाए। रमेश और ड्राइवर ने ये साजिश रच ली। परीक्षा वाले दिन प्रिया और राहुल सुबह जल्दी टैक्सी में बैठे। रास्ते में ड्राइवर ने जानबूझकर गाड़ी एक गड्ढे में डाल दी और चिल्लाया, ओ, टायर पंक्चर हो गया, अब तो इसे बदलने में 2 घंटे लगेंगे। प्रिया और राहुल घबरा गए। राहुल ने ड्राइवर पर गुस्सा किया, पर ड्राइवर ने नाटक करते हुए कहा, क्या करे साहिब, किस्मत खराब है। प्रिया ने घड़ी देखी, समय निकलता जा रहा था। उसे लगा कि सावित्री देवी की चाल कामयाब हो गई है और उसका सपना टूटने वाला है। उसने राहुल की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। राहुल ने उसे दिलासा दिया और कहा, हम अभी भी हार नहीं मानेंगे। राहुल ने तुरंत ड्राइवर को पैसे दिए और गांव में अपने एक दोस्त को फोन किया। 5 मिनट बाद उसका दोस्त एक मोटरसाइकिल लेकर वहां पहुंचा। प्रिया और राहुल ने टैक्सी वहीं छोड़ी और मोटरसाइकिल पर परीक्षा केंद्र की ओर तेजी से भागे। रास्ते में उन्हें बहुत कठिनाई हुई, पर प्रिया ने हार नहीं मानी। वे आखिरी समय में परीक्षा शुरू होने से सिर्फ 10 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचे। प्रिया ने तेजी से अंदर भागकर अपनी परीक्षा दी। अगले कुछ महीनों तक प्रिया ने घर पर किसी को कुछ नहीं बताया और अपनी मेहनत जारी रखी। फिर एक दिन पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। सभी लोग राहुल के घर के सामने जमा थे। पता चला कि सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम आ गया है और प्रिया ने सिर्फ परीक्षा पास ही नहीं की, बल्कि उसने पूरे जिले में टॉप किया है। सबसे बड़ा चौंकाने वाला पल तब आया जब पता चला कि प्रिया को उसी गांव शिवपुर का कलेक्टर बनाकर भेजा गया है। सावित्री देवी जो अपने कमरे में बैठी थी, उन्होंने ये खबर सुनी तो उनका शरीर कांप उठा। जब प्रिया कलेक्टर के रूप में अपनी नई जीप में घर लौटी तो सावित्री देवी अपनी गलती का एहसास करके उसके पैरों पर गिर पड़ी। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा, प्रिया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम तो सच में हमारे गांव की कलेक्टर बन गई। प्रिया ने अपनी सासू माँ को उठाया और गले लगा लिया। उसने कहा, सासू माँ, आप मेरी माँ हैं। आपका आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ा है। अब हम सब मिलकर इस गांव को और बेहतर बनाएंगे। उस दिन से सावित्री देवी ने अपने व्यवहार को पूरी तरह से बदल लिया। वो प्रिया की सबसे बड़ी समर्थक बन गई और पूरे गर्व से पूरे गांव को बताती थी कि ये हमारी बहू है, हमारे गांव की कलेक्टर। पूरे गांव को प्रिया पर गर्व था और ये कहानी हमेशा के लिए शिवपुर में मेहनत, प्यार और सपने के सच होने की मिसाल बन गई। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें और इस तरह की कहानी आगे देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सास बहू का मिलावट वाला दूध शॉप। एक बहुत ही सुंदर और हरे भरे गांव रामबाग में कौशल्या देवी अपनी बहू प्रिया के साथ रहा करती थी। कौशल्या देवी स्वभाव से थोड़ी रूढ़िवादी थी, जबकि उनकी बहू प्रिया आधुनिक विचारों वाली और बहुत मेहनती थी। उनका जीवन सीधा साधा था। दिन की शुरुआत घर के काम और गाय भैंसों की देखभाल से होती थी। एक दिन सुबह जब प्रिया रसोई में गर्मा गर्म चाय बना रही थी, कौशल्या देवी ने आकर कहा, प्रिया, मुझे लगता है कि अब हमें कुछ नया सोचना चाहिए। इतने सारे दूध का इस्तेमाल केवल घर के लिए करना सही नहीं है। हम क्यों ना गांव में एक छोटा सा दूध का कारोबार शुरू करें? प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ माँ जी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। हमारा दूध पूरे गांव में सबसे शुद्ध है, लोग इसे जरूर पसंद करेंगे। कौशल्या देवी ने अपनी बात पर जोर देते हुए बोली, पसंद क्यों नहीं करेंगे? मेहनत करके जो चीज बनाई जाती है उसकी कदर हर कोई करता है। इस तरह सास बहू ने मिलकर अपने छोटे से दूध के कारोबार की शुरुआत की और दुकान का नाम रखा सास बहू का दूध शॉप। पहले दिन से ही उनकी दुकान चल पड़ी, क्योंकि उनका दूध वाकई में शुद्ध था। गांव वाले खुशी खुशी उनका दूध खरीदने आते थे और उनकी ईमानदारी की तारीफ करते थे। प्रिया और कौशल्या देवी दिन रात मेहनत करती थीं और उनकी आंखों में अब एक बेहतर भविष्य के सपने पल रहे थे। मगर कहते हैं ना, लालच कभी कभी अच्छी शुरुआत को भी खराब कर देता है।
कुछ ही हफ्तों में जब ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई और दूध की मांग उनके उत्पादन से ज्यादा होने लगी, तो कौशल्या देवी के मन में एक विचार आया। एक शाम जब प्रिया हिसाब लगा रही थी, माँ जी ने दबे स्वर में कहा, प्रिया, एक बात कहूं, अब हमारी कमाई अच्छी हो रही है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा, बस 1 गिलास पानी प्रति लीटर मिला दें तो मुनाफा और भी बढ़ जाएगा। प्रिया चौंक गई और तुरंत बोली, नहीं माँ जी, ये तो धोखा है। हमने शुद्धता के नाम पर दुकान खोली है, और अगर हम ऐसा करेंगे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। लोग हम पर भरोसा करते हैं। कौशल्या देवी ने अपनी बात पर अड़ते हुए कहा, अरे इसमें क्या धोखा है, शहर में तो सब यही करते हैं। 1 गिलास पानी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें हर रोज 2-4 लीटर का ज्यादा फायदा हो जाएगा। तुम देखना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। प्रिया ने बहुत विरोध किया, लेकिन माँ जी के लगातार जोर देने और तेजी से अमीर बनने के लालच के आगे वो ज्यादा देर टिक नहीं पाई। उसने भारी मन से कहा, ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें, लेकिन अगर किसी को पता चला तो सारा काम खराब हो जाएगा। इस तरह सास बहू का दूध शॉप में मिलावट का काम शुरू हो गया। पहले तो यह सिर्फ 1 गिलास पानी था, लेकिन लालच एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। 1 गिलास, फिर 2 गिलास, और देखते ही देखते वे हर लीटर दूध में लगभग 1/4 हिस्सा पानी का मिलाने लगी। उनका मुनाफा आसमान छूने लगा, मगर साथ ही उनकी ईमानदारी जमीन में धंसती चली गई। कुछ ही दिनों बाद इसका असर दिखने लगा। गांव के लोग आपस में खुसर फुसर करने लगे। बच्चों को पीने के लिए दिया जाने वाला दूध अब पहले जैसा गाढ़ा नहीं रहा था। एक दिन गांव की सबसे पुरानी ग्राहक श्रीमती विमला देवी दुकान पर आई और थोड़े गुस्से में बोली, कौशल्या, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे दूध में अब स्वाद नहीं रहा, ये तो पानी जैसा पतला है। तुम दोनों ने तो ईमानदारी की कस्में खाई थीं, और अब ये मिलावट वाला दूध शॉप खोल दिया है क्या? ये सुनकर कौशल्या देवी और प्रिया दोनों शर्म से पानी पानी हो गईं। कौशल्या देवी ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, नहीं विमला जी, आप गलत समझ रही हैं। इस बार शायद गाय ने चारा कम खाया होगा। विमला देवी ने अपनी बात को और पक्का करते हुए कहा, चारा कम खाया होगा या तुम दोनों ने लालच ज्यादा कर लिया है? हमें तुम्हारा दूध नहीं चाहिए, हम कहीं और से इंतजाम कर लेंगे। एक ग्राहक के जाने से दोनों को गहरा सदमा लगा। धीरे धीरे विमला देवी की बात पूरे गांव में फैल गई और लोगों ने उनसे दूध खरीदना बंद कर दिया। दुकान के बाहर अब ग्राहकों की भीड़ नहीं, बल्कि खाली बर्तन दिखने लगे थे। प्रिया ने एक शाम माँ जी से कहा, माँ जी, देखिए क्या हो गया। हमने चंद रुपयों के लालच में अपना भरोसा खो दिया। अब हमें वापस शुद्ध दूध बेचना चाहिए। कौशल्या देवी ने उदास मन से सिर हिलाया। हाँ बहू, तुमने सही कहा था, लेकिन अब क्या फायदा? गांव वालों को हम पर विश्वास ही नहीं रहा। दोनों ने फैसला किया कि वे अब पूरी ईमानदारी से दूध बेचेंगी, चाहे मुनाफा कम ही क्यों ना हो। उन्होंने दूध में पानी मिलाना बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन उनकी दुकान पे ग्राहक वापस नहीं आए। जो लोग पहले उनका दूध लेते थे, वे अब पास की दूसरी दुकानों से दूध खरीदने लगे थे। प्रिया ने गांव के सरपंच से भी बात की। सरपंच जी एक नेक इंसान थे और उन्होंने सलाह दी, देखो बेटी प्रिया, खोया हुआ विश्वास किसी भी दवाई से वापस नहीं आता। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोगों को तुम्हारी ईमानदारी साफ साफ दिखाई दे। सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। प्रिया ने अपने बचपन के दोस्त रमेश से भी मदद मांगी, जिसका छोटा सा किराना स्टोर था। रमेश ने कहा, प्रिया, तुम्हारी नीयत अब ठीक है, ये मैं जानता हूं, लेकिन लोगों को समझाने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत होना चाहिए। रामबाग में अब दूध का मतलब ही मिलावट हो गया है, खासकर तुम्हारी दुकान पर। हर तरफ से निराशा ही हाथ लग रही थी। कौशल्या देवी दिन भर बैठी रहती थी और बस यही सोचती रहती थी कि क्यों उन्होंने लालच किया। उन्होंने रोते हुए प्रिया से कहा, बेटा, मेरी गलती की सजा तुम्हें भी मिल रही है। मैं तो अब ये दुकान बंद कर दूंगी। प्रिया ने अपनी सास के हाथ थामे और कहा, नहीं माँ जी, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। गलती हो गई, लेकिन अब हमें इसे सुधारना होगा। हमें कोई ऐसा उपाय निकालना होगा जो गांव वालों का विश्वास फिर से जीत ले। कई दिनों तक सोच विचार करने के बाद प्रिया के दिमाग में एक शानदार विचार आया। उसने अगले दिन कौशल्या देवी को बताया, माँ जी, हम पारदर्शिता अपनाएंगे। हम रोज शाम को दूध बेचने से पहले गांव के कुछ लोगों के सामने अपने दूध की शुद्धता का परीक्षण करेंगे। हम एक शुद्ध दूध चुनौती शुरू करेंगे।
कौशल्या देवी को ये विचार अच्छा लगा और उन्होंने तुरंत हामी भर दी। प्रिया ने बाजार से दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र, जिसे लैक्टोमीटर कहते हैं, खरीदा। उन्होंने ऐलान किया कि अब उनका दूध बिना किसी मिलावट के बेचा जाएगा और कोई भी ग्राहक आकर लैक्टोमीटर से दूध की जांच कर सकता है। पहले दिन कुछ उत्सुक लोग ही दुकान पर आए। जब प्रिया ने लैक्टोमीटर से शुद्ध दूध की जांच की तो रीडिंग बिल्कुल सही आई और ये देखकर लोगों को थोड़ी खुशी हुई। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि उनके गांव का सबसे बड़ा दूध विक्रेता श्यामलाल, जो हमेशा कौशल्या देवी और प्रिया से जलता था, ये सब देख रहा था। श्यामलाल की दुकान पहले से ही बहुत चलती थी और वो नहीं चाहता था कि ये सास बहू वापस बाजार में अपनी जगह बनाए। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये शुद्ध दूध चुनौती सफल हो गई तो मेरी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। अगले दिन जब प्रिया सार्वजनिक रूप से दूध की जांच कर रही थी, तभी श्यामलाल भीड़ में आया और जोर से चिल्लाया, ये लैक्टोमीटर तो खराब है। मुझे पता है कि ये दोनों अभी भी मिलावट कर रही हैं। लैक्टोमीटर तो उन्होंने सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए खरीदा है। श्यामलाल ने अपनी जेब से कुछ सफेद पाउडर निकालकर हवा में उड़ा दिया और नाटक करते हुए कहा, इन्होंने दूध को गाढ़ा दिखाने के लिए ये पाउडर मिलाया है। मुझे ये राज पता चल गया है। ये सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। गांव वाले फिर से दुविधा में पड़ गए और कहने लगे, शायद श्यामलाल सही कह रहा है। कौशल्या देवी गुस्से से लाल हो गई और चिल्लाकर बोली, श्यामलाल, तुम झूठ बोल रहे हो। हम अब कोई मिलावट नहीं कर रहे हैं। श्यामलाल हंसते हुए बोला, झूठ बोल रहा हूं? अगर तुम सच बोल रही हो तो मेरे दूध की जांच करके दिखाओ। मेरी दुकान का दूध तुम्हारी दूध से 10 गुना ज्यादा गाढ़ा है। उस पल ऐसा लगा जैसे श्यामलाल जीत रहा है और सास बहू की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। प्रिया ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोका और एक पल के लिए श्यामलाल की आंखों में देखा। उसने कौशल्या देवी से कहा, माँ जी, शांत हो जाइए। हमें गुस्से से नहीं बल्कि सच्चाई से काम लेना होगा। प्रिया ने तुरंत श्यामलाल के हाथ से वो सफेद पाउडर लिया और उसे एक साफ पानी के गिलास में घोला। जब उसने उसे लैक्टोमीटर से मापा तो रीडिंग बिल्कुल शून्य आई। प्रिया ने फिर अपने दूध की जांच की। रीडिंग सही आई। फिर उसने श्यामलाल से कहा, श्यामलाल जी, आपने जो पाउडर उड़ाया वो सिर्फ आटा था, जिससे किसी को नुकसान नहीं होता। लेकिन क्या आप हमें बताएंगे कि आपका दूध इतना गाढ़ा क्यों है? श्यामलाल हड़बड़ा गया। प्रिया ने अचानक भीड़ से कहा, अब हम श्यामलाल जी के दूध की जांच करेंगे। श्यामलाल भागा, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। जब श्यामलाल के दूध की जांच की गई तो लैक्टोमीटर की रीडिंग इतनी अजीब आई कि सब हैरान रह गए। प्रिया ने गांव वालों को समझाया, श्यामलाल जी सिर्फ पानी नहीं बल्कि सिंथेटिक दूध बनाने के लिए हानिकारक केमिकल मिलाते थे ताकि उनका दूध गाढ़ा दिखे। यही कारण है कि उनका दूध बाजार में इतना सस्ता था। गांव वाले ये सुनकर बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने श्यामलाल को तुरंत गांव से बाहर निकालने का फैसला किया। श्यामलाल अपने किए पर शर्मिंदा हुआ और उसने सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। मुझे माफ कर दो कौशल्या और प्रिया, मैं तुमसे जलता था और मैंने गलती की। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कौशल्या देवी और प्रिया ने एक दूसरे को देखा और प्रिया ने कहा, हम आपको माफ करते हैं श्यामलाल जी, लेकिन अब आप ईमानदारी से काम करेंगे, यही हमारी शर्त है। उस दिन से सास बहू का दूध शॉप ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाई और वे पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करने लगे। गांव के हर बच्चे की सेहत में सुधार आया और माँ बहू का रिश्ता भी और मजबूत हो गया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें और इस तरह की कहानी आगे देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिलासपुर से सटे एक छोटे से मोहल्ले में रूपा अपने पति विकास और छोटी ननद प्रीति के साथ रहती थी। उनका घर छोटा था और उनकी आय उससे भी छोटी। विकास एक दुकान पर दिहाड़ी मजदूर था, जिसकी कमाई से घर का खर्च चलाना मानो सुई के छेद से हाथ ही निकालने जैसा था। रूपा सुबह उठकर घर का सारा काम निपटाती, लेकिन शाम तक उसकी चिंता चेहरे पर साफ झलकने लगती। प्रीति, जो अभी कॉलेज में थी,
अक्सर अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए शिकायत करती रहती थी और विकास हमेशा दोनों के बीच पिसता रहता था। एक शाम जब विकास खाली हाथ घर लौटा तो रूपा ने उदास मन से कहा, विकास, इस महीने प्रीति की फीस और राशन का पैसा भी नहीं है, कब तक ऐसे चलेगा? मैंने सोचा था कि तुम बड़े सेठ जी के यहाँ काम मांगोगे, लेकिन तुम तो वापस आ गए। विकास ने निराशा से सिर झुका लिया और धीमी आवाज में बोला, रूपा, कोशिश तो की थी पर सेठ जी ने साफ मना कर दिया। शहर में काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। ये सुनकर प्रीति ने तुरंत तेजी से कहा, हाँ, और मेरी दोस्त ने तो नया फोन भी ले लिया है। हम कब तक ऐसे ही गरीबी में जिएंगे भैया? रूपा ने अपनी ननद को देखा, एक गहरी सांस ली और तय कर लिया कि अब उसे ही कुछ करना पड़ेगा। उसकी आंखों में अब चिंता नहीं बल्कि कुछ करने का संकल्प था। गरीबी ने अब उनके घर में डेरा डाल दिया था। अगले कुछ ही दिनों में विकास की दिहाड़ी भी बंद हो गई और घर में राशन खत्म होने की नौबत आ गई। एक दिन रूपा ने हिम्मत करके विकास से कहा, सुनो जी, मैंने एक बात सोची है। मैं घर से ही सब्जी रोटी बनाकर बेचना शुरू करती हूँ। हमारे मोहल्ले में आसपास कई छोटी फैक्ट्रियां हैं जहां मजदूर दोपहर में खाने के लिए भटकते हैं। सुबह 2-3 घंटे काम करके हम कुछ तो कमा लेंगे। ये सुनकर प्रीति अपनी कुर्सी से उछल पड़ी और नाक से कोड़ते हुए बोली, वाह भाभी, अब क्या हम भीख मांगेंगे? घर के अंदर खाना बनाकर बेचना? हमारी बदनामी होगी। लोग क्या कहेंगे कि विकास की पत्नी गली गली रोटी बेच रही है। विकास भी थोड़ा असहज हुआ। उसने कहा, रूपा, बात तो सही है पर यह काम थोड़ा मुश्किल है। लोग शायद शर्म करे। रूपा ने हंसते हुए जवाब दिया, शर्म किस बात की जी? मेहनत की कमाई में कोई शर्म नहीं होती। अगर मैं घर बैठकर शिकायत करूं तो शर्म की बात है। अगर हम काम शुरू करें तो कम से कम हमारे पेट में खाना तो जाएगा। अपनी पत्नी का दृढ़ निश्चय देखकर विकास को भी थोड़ा भरोसा हुआ। उसने कहा, ठीक है रूपा, तुम शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। रूपा ने तुरंत अपने पुराने बर्तनों और थोड़े से बचे हुए आटे सब्जी से शुरुआत की। पहले दिन उसने केवल 10 लोगों के लिए खाना बनाया, लेकिन प्रीति का ताना जारी रहा। जब एक रोटी थोड़ी सी ज्यादा सिक गई तो प्रीति ने तुरंत कहा, देखो, यही तो होना था। अब कौन खाएगा ये जली हुई रोटी? हमारे भाग्य में तो यही सूखी रोटी लिखी है। रूपा ने चुपचाप वो रोटी खुद खा ली और मुस्कुराकर कहा, भाग्य को बदलने के लिए ही तो काम शुरू किया है प्रीति, तुम देखना। शुरुआती दिन बहुत संघर्षपूर्ण रहे। ग्राहक आते, खाना चखते, लेकिन रूपा के पास अच्छी सब्जी बनाने के लिए तेल और मसालों की कमी थी और बार बार जलते चूल्हे पर रोटियां ठीक से नहीं बन पाती थी। वो समझ गई कि उसे अपने काम को थोड़ा बड़ा करने के लिए थोड़े पैसे चाहिए। रूपा की पहली और सबसे बड़ी परेशानी थी पूंजी का अभाव। उसे एक बड़ा और अच्छा तवा, थोड़ी बड़ी गैस और ताजा सब्जियां खरीदने के लिए कम से कम 5,000 रुपए चाहिए थे। उसने सबसे पहले अपनी पड़ोसी और पुरानी मित्र राधा से मदद मांगी। राधा ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, रूपा, मेरी इच्छा तो बहुत है कि मैं तुम्हारी मदद करूं, पर तुम जानती हो मेरे घर की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। मैं तुम्हें 100-200 रुपए दे सकती हूँ, पर इससे ज्यादा नहीं। रूपा ने राधा को धन्यवाद कहा, लेकिन वो जानती थी कि इससे काम नहीं चलेगा। इसके बाद विकास को याद आया कि उसके मामा जी शहर में थोड़ा ठीक ठाक काम करते हैं। रूपा ने विकास को मामा जी के पास भेजा। विकास शाम को उदास चेहरा लेकर लौटा। उसने बताया, मामा जी ने कहा कि बिना किसी गारंटी के वो इतना बड़ा जोखिम नहीं ले सकते। उन्होंने बस इतना कहा कि पहले काम शुरू करो, फिर सोचना। प्रीति, जो अभी भी घर से काम करने के विचार से खुश नहीं थी, तुरंत टिप्पणी की, हाँ, सही ही तो कहा मामा जी ने, बिना पूंजी के ये धंधा नहीं चलेगा। छोड़ो ये सब भाभी, घर में बैठो। रूपा का दिल टूट गया। उसने फिर मोहल्ले के साहूकार लाला दीनदयाल के पास जाने का जोखिम उठाया। लाला दीनदयाल बहुत लालची था। जब रूपा ने उनसे अपनी समस्या बताई तो उन्होंने तुरंत जमीन या सोने की गारंटी मांगी। रूपा के पास देने के लिए कुछ नहीं था सिवाय अपनी टूटी हुई चूड़ियों के। साहूकार ने हंसते हुए कहा, अरे ओ बहू, ये चूड़ियां तो 500 की भी नहीं है। जाओ, जब कुछ गिरवी रखने लायक हो तब आना। रूपा रोते हुए घर लौटी। उसके सारे प्रयास विफल हो गए थे।
विकास और प्रीति ने भी अब हार मान ली थी और रूपा को लगा कि शायद ये काम उसके भाग्य में नहीं है। पर कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगले दिन जब रूपा उदास बैठी थी, तभी मोहल्ले के सरकारी स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती वर्मा उनके घर के सामने से गुजरी। रूपा ने हिम्मत करके उनसे बात की और अपनी सब्जी रोटी योजना के बारे में बताया। श्रीमती वर्मा को रूपा की आंखों में ईमानदारी और लगन दिखाई दी। उन्होंने कहा, रूपा, मुझे तुम्हारे काम में भरोसा है। हमारे स्कूल में कई शिक्षक दूर से आते हैं। क्या तुम रोज 30 रोटियां और 2 सब्जियां बनाकर दे सकती हो? मैं तुम्हें हर महीने की शुरुआत में पैसे दे दूंगी। रूपा को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ। ये उसकी पहली बड़ी सफलता थी। उसने तुरंत हाँ कह दी। श्रीमती वर्मा ने उसे एक छोटी सी एडवांस राशि भी दे दी। रूपा ने उस पैसे से तुरंत एक बड़ा मजबूत तवा और ताजा सब्जियां खरीदी। काम शुरू हो गया और धीरे धीरे उसकी रोटियों का स्वाद और उसकी सब्जी की क्वालिटी लोगों को पसंद आने लगी। स्कूल के ऑर्डर के बाद कई फैक्ट्री मजदूर भी उसके स्थायी ग्राहक बन गए। लेकिन जब रूपा का कारोबार चमकने लगा, तभी पड़ोस की शांता देवी की आंखों में जलन पैदा हो गई। शांता देवी एक चालाक और ईर्ष्यालु औरत थी, जो खुद भी घर से कुछ पकवान बनाकर बेचा करती थी। उसने देखा कि रूपा का काम उसका धंधा चौपट कर रहा है। शांता देवी ने रूपा को परेशान करने की ठान ली। एक दिन जब रूपा ग्राहकों को खाना दे रही थी, तो शांता देवी पास आई और ताना मारते हुए कहा, अरे रूपा, ये क्या? आज तो चूल्हा ठंडा है। सुना है लोगों को तुम्हारी सब्जी में मिर्ची ज्यादा और सफाई कम मिल रही है। और हाँ, ये रोटी क्या कल की बनी हुई है? शांता देवी ने जानबूझकर ग्राहकों के सामने ये बात फैलाई। कुछ ग्राहक डर गए और अगले दिन से आना बंद कर दिया। रूपा का दिल बैठ गया। उसे लगा कि अब वो इस विलन के सामने हार जाएगी। जब रूपा बहुत परेशान थी, तो प्रीति ने पहली बार अपनी भाभी का दुख महसूस किया। उसने देखा कि रूपा ने कितनी मेहनत से ये काम शुरू किया था और कैसे शांता देवी उसे बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी। प्रीति ने विकास को बुलाया और कहा, भैया, अब हम भाभी को ऐसे हारने नहीं दे सकते। हम सबको मिलकर शांता देवी को जवाब देना होगा। उसका झूठ सबके सामने लाना होगा। प्रीति ने एक शानदार योजना बनाई। उसने अगले दिन के लिए मोहल्ले के सभी प्रमुख ग्राहकों, फैक्ट्री के इंचार्ज और यहाँ तक कि प्रधानाचार्य श्रीमती वर्मा को भी निमंत्रण भेजा। निमंत्रण में लिखा था कि रूपा के नया किचन अब सबके लिए खुला है। आप आइए और अपनी आंखों से देखिए कि कैसे ताजी सब्जियां और साफ सफाई में खाना बनता है। शांता देवी को जब ये पता चला तो वो घबरा गई। अगले दिन जब सभी ग्राहक रूपा के छोटे से घर के बाहर जमा हुए, तो रूपा ने उन्हें अपनी छोटी सी रसोई दिखाई, जहां सब कुछ साफ सुथरा था। प्रीति ने ग्राहकों से कहा, आप सब खाना बनते हुए देखिए और फिर तय कीजिए कि किसका खाना अच्छा और साफ होता है। तभी एक ग्राहक ने हिम्मत करके शांता देवी से पूछा, शांता जी, आपने कल कहा था कि रूपा बासी सब्जियां इस्तेमाल करती है। क्या आपने खुद देखा था? शांता देवी पकड़ी गई। उन्होंने बगलें झांकना शुरू कर दिया और फिर शर्म से मुंह छुपाकर वहां से भाग गई। उनका झूठ सबके सामने आ गया और रूपा के ग्राहकों का विश्वास और भी बढ़ गया। प्रीति ने तुरंत रूपा को गले लगाया और खुशी से कहा, भाभी, मैं गलत थी। तुम्हारा काम महान है। अब से ये बिजनेस हम तीनों का है। विकास ने भी गर्व से सिर हिलाया। अब विकास ने डिलीवरी का काम संभाल लिया और प्रीति ने स्कूल के ऑर्डर और हिसाब किताब का काम। रूपा की सब्जी रोटी का बिजनेस सचमुच चल पड़ा और उन्होंने कुछ ही महीनों में अपनी गरीबी हमेशा के लिए दूर कर दी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें और इस तरह की कहानी आगे देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गरीब बहू बनी गांव की कलेक्टर। उत्तर प्रदेश के छोटे से मगर संपन्न गांव शिवपुर में रहने वाली प्रिया का विवाह राहुल से हुआ था। प्रिया का परिवार बहुत साधारण था, जिसके कारण उसकी सासू माँ सावित्री देवी उसे हमेशा ताने मारती थीं और घर की नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझती थीं। प्रिया का सपना था कि वो देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास करके एक कलेक्टर बने, लेकिन ससुराल में उसे पढ़ने के लिए एक पल की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। उसकी सुबह सूरज निकलने से पहले शुरू होती और रात सब सो जाने के बाद खत्म होती थी। घर के सभी बड़े बड़े काम, 24 घंटे मेहमानों की सेवा और सासू माँ के तीखे ताने, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी।
एक शाम जब प्रिया चूल्हा साफ करके थक कर बैठी थी तो राहुल उसके पास आया और प्यार से बोला, प्रिया, तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे दुख होता है कि तुम अपने सपने के लिए समय नहीं निकाल पाती। प्रिया ने गहरी सांस ली और बोली, राहुल जी, जब तक मुझे सासू माँ की सेवा और घर के सारे काम करने हैं तब तक तो शायद ये सपना सपना ही रहेगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। ये सुनकर राहुल का हौसला बढ़ा और उसने मन ही मन प्रिया को हर संभव मदद करने का फैसला कर लिया। प्रिया की जिंदगी में संघर्ष और परेशानियां तेजी से बढ़ गईं। सावित्री देवी की मुख्य परेशानी ये थी कि उनके घर की बहू पढ़ लिख कर ऊंचा ओहदा पाएगी, जिससे समाज में उनके रुतबे पर सवाल उठेंगे कि क्या उन्होंने बहू को ठीक से घर नहीं सिखाया। इसलिए उन्होंने प्रिया की पढ़ाई को रोकने के लिए रोज नए बहाने ढूंढना शुरू कर दिए। वो जानबूझकर प्रिया के बिस्तर के पास मिट्टी डाल देती ताकि वो सुबह उठकर पहले सफाई करे, या रात के खाने के बाद ढेर सारे बर्तन छोड़ देती ताकि प्रिया देर रात तक जुटी रहे। एक दिन जब प्रिया अपनी किताब लेकर रसोई में बैठी थी तो सावित्री देवी ने गुस्से से आकर कहा, ओ, तो अब रसोई में भी कलेक्टर की पढ़ाई होगी। बहू, तुम्हें पता है कि ये घर है, कोई सरकारी दफ्तर नहीं। तुम्हारी ये किताबें मेरी आंखों के सामने नहीं आनी चाहिए। ये कहकर सावित्री देवी ने प्रिया की सबसे जरूरी किताब जमीन पर फेंक दी। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने किताब उठा ली और चुपचाप चली गई। राहुल ने जब ये सब देखा तो उसने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की। माँ, आप प्रिया को पढ़ने क्यों नहीं देती? वो हमारे परिवार का नाम ही रोशन करेगी। सावित्री देवी ने कठोरता से जवाब दिया, नाम रोशन करे न करे, लेकिन मेरे घर की शांति जरूर भंग कर रही है। घर की बहू का काम सिर्फ घर संभालना होता है, कलेक्टर नहीं। प्रिया ने अपनी परेशानी को हल करने के लिए गांव की एक पुरानी शिक्षिका श्रीमती वर्मा से मदद मांगने की सोची। श्रीमती वर्मा बहुत दयालु थी, लेकिन सावित्री देवी के दबदबे के कारण उन्होंने भी सीधे मदद करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, बेटी, मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहती हूँ, पर अगर तुम्हारी सासू माँ को पता चला तो वो मेरा गांव में जीना मुश्किल कर देंगी। प्रिया अकेली पड़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो काम और पढ़ाई को कैसे संभाले। दिन रात की भागदौड़ और तनाव से वो अक्सर बीमार रहने लगी। राहुल उसे हिम्मत देता था, लेकिन वो भी अपनी माँ के सामने बेबस था। इस कठिन समय में कोई उपाय नहीं मिल रहा था। प्रिया ने अपनी सारी निराशा राहुल के सामने व्यक्त की और कहा, राहुल जी, शायद मैं ये सपना कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी। मुझे लगता है कि मुझे हार मान लेनी चाहिए। राहुल ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं प्रिया, तुम हार नहीं मानोगी। मैं तुम्हारा सपना हूं और मैं इसे पूरा करवा कर रहूंगा। इसके बाद राहुल ने एक अनोखा उपाय निकाला। उसने गांव के पास की एक सुनसान पुरानी हवेली के चौकीदार से बात की, जो उसका दोस्त था। राहुल ने उसे मनाया कि वो प्रिया को रात के 11 बजे से सुबह 4 बजे तक हवेली के एक छोटे से कमरे में पढ़ने की इजाजत दे दे। ये बात पूरी तरह से गोपनीय रखनी थी। हवेली में बिजली नहीं थी, तो राहुल ने बैटरी से चलने वाली एक छोटी सी टॉर्च और कुछ पुराने नोटों का इंतजाम किया। ये उपाय कारगर साबित हुआ। अब प्रिया चुपके से रात को घर का सारा काम खत्म करने के बाद जब सब सो जाते तो राहुल के साथ हवेली जाती और वहां घंटों पढ़ाई करती। उसका उत्साह वापस लौट आया था। वो सासू माँ के तानों को भी हंसकर टाल देती थी, क्योंकि अब उसे पता था कि उसके पास एक गुप्त हथियार है। जब सावित्री देवी ने देखा कि प्रिया तानों से विचलित नहीं हो रही है, तो उन्हें शक हुआ कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अपने भतीजे रमेश, जो गांव में ही रहता था, को लगाया ताकि वो प्रिया पर नजर रखे। रमेश को पता चल गया कि प्रिया रोज रात को हवेली में पढ़ने जाती है। रमेश ने तुरंत ये खबर सावित्री देवी को दे दी। सावित्री देवी के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। उन्होंने रमेश को एक नया काम सौंपा। सिविल सेवा परीक्षा की तारीख आ चुकी थी और प्रिया का परीक्षा केंद्र गांव से करीब 300 किलोमीटर दूर शहर में था। राहुल ने एक भरोसेमंद टैक्सी बुक की थी। सावित्री देवी ने रमेश को चुपके से टैक्सी ड्राइवर से बात करने के लिए कहा। उन्होंने ड्राइवर को अच्छी खासी रकम दी और कहा, गाड़ी को रास्ते में खराब होने का बहाना बनाना और किसी भी हाल में प्रिया को परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचाना, इतना देर कि वो परीक्षा ना दे पाए।
रमेश और ड्राइवर ने ये साजिश रच ली। परीक्षा वाले दिन प्रिया और राहुल सुबह जल्दी टैक्सी में बैठे। रास्ते में ड्राइवर ने जानबूझकर गाड़ी एक गड्ढे में डाल दी और चिल्लाया, ओ, टायर पंक्चर हो गया, अब तो इसे बदलने में 2 घंटे लगेंगे। प्रिया और राहुल घबरा गए। राहुल ने ड्राइवर पर गुस्सा किया, पर ड्राइवर ने नाटक करते हुए कहा, क्या करे साहिब, किस्मत खराब है। प्रिया ने घड़ी देखी, समय निकलता जा रहा था। उसे लगा कि सावित्री देवी की चाल कामयाब हो गई है और उसका सपना टूटने वाला है। उसने राहुल की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। राहुल ने उसे दिलासा दिया और कहा, हम अभी भी हार नहीं मानेंगे। राहुल ने तुरंत ड्राइवर को पैसे दिए और गांव में अपने एक दोस्त को फोन किया। 5 मिनट बाद उसका दोस्त एक मोटरसाइकिल लेकर वहां पहुंचा। प्रिया और राहुल ने टैक्सी वहीं छोड़ी और मोटरसाइकिल पर परीक्षा केंद्र की ओर तेजी से भागे। रास्ते में उन्हें बहुत कठिनाई हुई, पर प्रिया ने हार नहीं मानी। वे आखिरी समय में परीक्षा शुरू होने से सिर्फ 10 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचे। प्रिया ने तेजी से अंदर भागकर अपनी परीक्षा दी। अगले कुछ महीनों तक प्रिया ने घर पर किसी को कुछ नहीं बताया और अपनी मेहनत जारी रखी। फिर एक दिन पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। सभी लोग राहुल के घर के सामने जमा थे। पता चला कि सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम आ गया है और प्रिया ने सिर्फ परीक्षा पास ही नहीं की, बल्कि उसने पूरे जिले में टॉप किया है। सबसे बड़ा चौंकाने वाला पल तब आया जब पता चला कि प्रिया को उसी गांव शिवपुर का कलेक्टर बनाकर भेजा गया है। सावित्री देवी जो अपने कमरे में बैठी थी, उन्होंने ये खबर सुनी तो उनका शरीर कांप उठा। जब प्रिया कलेक्टर के रूप में अपनी नई जीप में घर लौटी तो सावित्री देवी अपनी गलती का एहसास करके उसके पैरों पर गिर पड़ी। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा, प्रिया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम तो सच में हमारे गांव की कलेक्टर बन गई। प्रिया ने अपनी सासू माँ को उठाया और गले लगा लिया। उसने कहा, सासू माँ, आप मेरी माँ हैं, आपका आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ा है। अब हम सब मिलकर इस गांव को और बेहतर बनाएंगे। उस दिन से सावित्री देवी ने अपने व्यवहार को पूरी तरह से बदल लिया। वो प्रिया की सबसे बड़ी समर्थक बन गई और पूरे गर्व से पूरे गांव को बताती थी कि ये हमारी बहू है, हमारे गांव की कलेक्टर। पूरे गांव को प्रिया पर गर्व था और ये कहानी हमेशा के लिए शिवपुर में मेहनत, प्यार और सपने के सच होने की मिसाल बन गई। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें और इस तरह की कहानी आगे देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सास बहू का मिलावट वाला दूध शॉप। एक बहुत ही सुंदर और हरे भरे गांव रामबाग में कौशल्या देवी अपनी बहू प्रिया के साथ रहा करती थी। कौशल्या देवी स्वभाव से थोड़ी रूढ़िवादी थी, जबकि उनकी बहू प्रिया आधुनिक विचारों वाली और बहुत मेहनती थी। उनका जीवन सीधा साधा था। दिन की शुरुआत घर के काम और गाय भैंसों की देखभाल से होती थी। एक दिन सुबह जब प्रिया रसोई में गर्मा गर्म चाय बना रही थी, कौशल्या देवी ने आकर कहा, प्रिया, मुझे लगता है कि अब हमें कुछ नया सोचना चाहिए। इतने सारे दूध का इस्तेमाल केवल घर के लिए करना सही नहीं है। हम क्यों ना गांव में एक छोटा सा दूध का कारोबार शुरू करें? प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ माँ जी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। हमारा दूध पूरे गांव में सबसे शुद्ध है, लोग इसे जरूर पसंद करेंगे। कौशल्या देवी ने अपनी बात पर जोर देते हुए बोली, पसंद क्यों नहीं करेंगे? मेहनत करके जो चीज बनाई जाती है उसकी कद्र हर कोई करता है। इस तरह सास बहू ने मिलकर अपने छोटे से दूध के कारोबार की शुरुआत की और दुकान का नाम रखा सास बहू का दूध शॉप। पहले दिन से ही उनकी दुकान चल पड़ी, क्योंकि उनका दूध वाकई में शुद्ध था। गांव वाले खुशी खुशी उनका दूध खरीदने आते थे और उनकी ईमानदारी की तारीफ करते थे। प्रिया और कौशल्या देवी दिन रात मेहनत करती थीं और उनकी आंखों में अब एक बेहतर भविष्य के सपने पल रहे थे। मगर कहते हैं ना, लालच कभी कभी अच्छी शुरुआत को भी खराब कर देता है। कुछ ही हफ्तों में जब ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई और दूध की मांग उनके उत्पादन से ज्यादा होने लगी, तो कौशल्या देवी के मन में एक विचार आया। एक शाम जब प्रिया हिसाब लगा रही थी, माँ जी ने दबे स्वर में कहा, प्रिया, एक बात कहूं, अब हमारी कमाई अच्छी हो रही है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा, बस 1 गिलास पानी प्रति लीटर मिला दें तो मुनाफा और भी बढ़ जाएगा।
प्रिया चौंक गई और तुरंत बोली, नहीं माँ जी, ये तो धोखा है। हमने शुद्धता के नाम पर दुकान खोली है और अगर हम ऐसा करेंगे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। लोग हम पर भरोसा करते हैं। कौशल्या देवी ने अपनी बात पर अड़ते हुए कहा, अरे इसमें क्या धोखा है, शहर में तो सब यही करते हैं। एक गिलास पानी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें हर रोज 2-4 लीटर का ज्यादा फायदा हो जाएगा। तुम देखना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। प्रिया ने बहुत विरोध किया, लेकिन माँ जी के लगातार जोर देने और तेजी से अमीर बनने के लालच के आगे वो ज्यादा देर टिक नहीं पाई। उसने भारी मन से कहा, ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें, लेकिन अगर किसी को पता चला तो सारा काम खराब हो जाएगा। इस तरह सास बहू का दूध शॉप में मिलावट का काम शुरू हो गया। पहले तो ये सिर्फ 1 गिलास पानी था, लेकिन लालच एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। 1 गिलास, फिर 2 गिलास, और देखते ही देखते वे हर लीटर दूध में लगभग 1/4 हिस्सा पानी का मिलाने लगी। उनका मुनाफा आसमान छूने लगा, मगर साथ ही उनकी ईमानदारी जमीन में धंसती चली गई। कुछ ही दिनों बाद इसका असर दिखने लगा। गांव के लोग आपस में खुसर फुसर करने लगे। बच्चों को पीने के लिए दिया जाने वाला दूध अब पहले जैसा गाढ़ा नहीं रहा था। एक दिन गांव की सबसे पुरानी ग्राहक श्रीमती विमला देवी दुकान पर आई और थोड़े गुस्से में बोली, कौशल्या, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे दूध में अब स्वाद नहीं रहा, ये तो पानी जैसा पतला है। तुम दोनों ने तो ईमानदारी की कस्में खाई थीं और अब ये मिलावट वाला दूध शॉप खोल दिया है क्या? ये सुनकर कौशल्या देवी और प्रिया दोनों शर्म से पानी पानी हो गईं। कौशल्या देवी ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, नहीं विमला जी, आप गलत समझ रही हैं। इस बार शायद गाय ने चारा कम खाया होगा। विमला देवी ने अपनी बात को और पक्का करते हुए कहा, चारा कम खाया होगा या तुम दोनों ने लालच ज्यादा कर लिया है? हमें तुम्हारा दूध नहीं चाहिए, हम कहीं और से इंतजाम कर लेंगे। एक ग्राहक के जाने से दोनों को गहरा सदमा लगा। धीरे धीरे विमला देवी की बात पूरे गांव में फैल गई और लोगों ने उनसे दूध खरीदना बंद कर दिया। दुकान के बाहर अब ग्राहकों की भीड़ नहीं, बल्कि खाली बर्तन दिखने लगे थे। प्रिया ने एक शाम माँ जी से कहा, माँ जी, देखिए क्या हो गया। हमने चंद रुपयों के लालच में अपना भरोसा खो दिया। अब हमें वापस शुद्ध दूध बेचना चाहिए। कौशल्या देवी ने उदास मन से सिर हिलाया। हाँ बहू, तुमने सही कहा था, लेकिन अब क्या फायदा? गांव वालों को हम पर विश्वास ही नहीं रहा। दोनों ने फैसला किया कि वे अब पूरी ईमानदारी से दूध बेचेंगी, चाहे मुनाफा कम ही क्यों ना हो। उन्होंने दूध में पानी मिलाना बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन उनकी दुकान पे ग्राहक वापस नहीं आए। जो लोग पहले उनका दूध लेते थे, वे अब पास की दूसरी दुकानों से दूध खरीदने लगे थे। प्रिया ने गांव के सरपंच से भी बात की। सरपंच जी एक नेक इंसान थे और उन्होंने सलाह दी, देखो बेटी प्रिया, खोया हुआ विश्वास किसी भी दवाई से वापस नहीं आता। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोगों को तुम्हारी ईमानदारी साफ साफ दिखाई दे। सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। प्रिया ने अपने बचपन के दोस्त रमेश से भी मदद मांगी, जिसका छोटा सा किराना स्टोर था। रमेश ने कहा, प्रिया, तुम्हारी नीयत अब ठीक है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन लोगों को समझाने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत होना चाहिए। रामबाग में अब दूध का मतलब ही मिलावट हो गया है, खासकर तुम्हारी दुकान पर। हर तरफ से निराशा ही हाथ लग रही थी। कौशल्या देवी दिन भर बैठी रहती थी और बस यही सोचती रहती थी कि क्यों उन्होंने लालच किया। उन्होंने रोते हुए प्रिया से कहा, बेटा, मेरी गलती की सजा तुम्हें भी मिल रही है। मैं तो अब ये दुकान बंद कर दूंगी। प्रिया ने अपनी सास के हाथ थामे और कहा, नहीं माँ जी, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। गलती हो गई, लेकिन अब हमें इसे सुधारना होगा। हमें कोई ऐसा उपाय निकालना होगा जो गांव वालों का विश्वास फिर से जीत ले। कई दिनों तक सोच विचार करने के बाद प्रिया के दिमाग में एक शानदार विचार आया। उसने अगले दिन कौशल्या देवी को बताया, माँ जी, हम पारदर्शिता अपनाएंगे। हम रोज शाम को दूध बेचने से पहले गांव के कुछ लोगों के सामने अपने दूध की शुद्धता का परीक्षण करेंगे। हम एक शुद्ध दूध चुनौती शुरू करेंगे। कौशल्या देवी को ये विचार अच्छा लगा और उन्होंने तुरंत हामी भर दी। प्रिया ने बाजार से दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र, जिसे लैक्टोमीटर कहते हैं, खरीदा। उन्होंने ऐलान किया कि अब उनका दूध बिना किसी मिलावट के बेचा जाएगा और कोई भी ग्राहक आकर लैक्टोमीटर से दूध की जांच कर सकता है। पहले दिन कुछ उत्सुक लोग ही दुकान पर आए,
जब प्रिया ने लैक्टोमीटर से शुद्ध दूध की जांच की तो रीडिंग बिल्कुल सही आई और ये देखकर लोगों को थोड़ी खुशी हुई। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि उनके गांव का सबसे बड़ा दूध विक्रेता श्यामलाल, जो हमेशा कौशल्या देवी और प्रिया से जलता था, ये सब देख रहा था। श्यामलाल की दुकान पहले से ही बहुत चलती थी और वो नहीं चाहता था कि ये सास बहू वापस बाजार में अपनी जगह बनाए। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये शुद्ध दूध चुनौती सफल हो गई तो मेरी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। अगले दिन जब प्रिया सार्वजनिक रूप से दूध की जांच कर रही थी, तभी श्यामलाल भीड़ में आया और जोर से चिल्लाया, ये लैक्टोमीटर तो खराब है। मुझे पता है कि ये दोनों अभी भी मिलावट कर रही हैं। लैक्टोमीटर तो उन्होंने सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए खरीदा है। श्यामलाल ने अपनी जेब से कुछ सफेद पाउडर निकालकर हवा में उड़ा दिया और नाटक करते हुए कहा, इन्होंने दूध को गाढ़ा दिखाने के लिए ये पाउडर मिलाया है। मुझे ये राज पता चल गया है। ये सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। गांव वाले फिर से दुविधा में पड़ गए और कहने लगे, शायद श्यामलाल सही कह रहा है। कौशल्या देवी गुस्से से लाल हो गई और चिल्लाकर बोली, श्यामलाल, तुम झूठ बोल रहे हो। हम अब कोई मिलावट नहीं कर रहे हैं। श्यामलाल हंसते हुए बोला, झूठ बोल रहा हूं। अगर तुम सच बोल रही हो तो मेरी दूध की जांच करके दिखाओ। मेरी दुकान का दूध तुम्हारी दूध से 10 गुना ज्यादा गाढ़ा है। उस पल ऐसा लगा जैसे श्यामलाल जीत रहा है और सास बहू की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। प्रिया ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोका और एक पल के लिए श्यामलाल की आंखों में देखा। उसने कौशल्या देवी से कहा, माँ जी, शांत हो जाइए। हमें गुस्से से नहीं बल्कि सच्चाई से काम लेना होगा। प्रिया ने तुरंत श्यामलाल के हाथ से वो सफेद पाउडर लिया और उसे एक साफ पानी के गिलास में घोला। जब उसने उसे लैक्टोमीटर से मापा तो रीडिंग बिल्कुल 0 आई। प्रिया ने फिर अपने दूध की जांच की, रीडिंग सही आई। फिर उसने श्यामलाल से कहा, श्यामलाल जी, आपने जो पाउडर उड़ाया वो सिर्फ आटा था, जिससे किसी को नुकसान नहीं होता। लेकिन क्या आप हमें बताएंगे कि आपका दूध इतना गाढ़ा क्यों है? श्यामलाल हड़बड़ा गया। प्रिया ने अचानक भीड़ से कहा, अब हम श्यामलाल जी के दूध की जांच करेंगे। श्यामलाल भागा, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। जब श्यामलाल की दूध की जांच की गई तो लैक्टोमीटर की रीडिंग इतनी अजीब आई कि सब हैरान रह गए। प्रिया ने गांव वालों को समझाया, श्यामलाल जी सिर्फ पानी नहीं बल्कि सिंथेटिक दूध बनाने के लिए हानिकारक केमिकल मिलाते थे ताकि उनका दूध गाढ़ा दिखे। यही कारण है कि उनका दूध बाजार में इतना सस्ता था। गांव वाले ये सुनकर बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने श्यामलाल को तुरंत गांव से बाहर निकालने का फैसला किया। श्यामलाल अपने किए पर शर्मिंदा हुआ और उसने सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। मुझे माफ कर दो कौशल्या और प्रिया, मैं तुमसे जलता था और मैंने गलती की। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कौशल्या देवी और प्रिया ने एक दूसरे को देखा और प्रिया ने कहा, हम आपको माफ करते हैं श्यामलाल जी, लेकिन अब आप ईमानदारी से काम करेंगे, यही हमारी शर्त है। उस दिन से सास बहू का दूध शॉप ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाई और वे पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करने लगे। गांव के हर बच्चे की सेहत में सुधार आया और माँ बहू का रिश्ता भी और मजबूत हो गया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें और इस तरह की कहानी आगे देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।